आज बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत 15वां व्याख्यान। आदिकाल की जो चर्चा की गई थी उसमें अब तक हमने उसकी परिस्थितियों की चर्चा की थी, उसके साहित्य के परिचय की बातें की थी और 10वीं शताब्दी के बाद से जो साहित्य मिलने लगा था, विशेषकर 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच के साहित्य को भी इसमें सम्मिलित किया गया और 14वीं शताब्दी तक के जो साहित्य मिलते थे उसको आदिकाल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। आदिकाल में जो साहित्य है वो एक वैविध्यपूर्ण रूप में मिलता है, यानी एक तरफ लोक भाषा का साहित्य भी मिलता है, अपभ्रंश का साहित्य भी मिलता है, अवहट का साहित्य भी मिलता है, दूसरी ओर जैन धर्म से संबंधित साहित्य भी मिलता है। बौद्धों की शाखा वज्रयान से जो एक सिद्धों की परंपरा निकली थी उनका भी साहित्य मिलता है, जिनमें सरहप्पा आदि आते हैं, जिनमें तंत्र मंत्र आदि की बात की जाती है। इसके अतिरिक्त नाथ का भी साहित्य आदिकाल में मिलता है। इन सब को लेकर, विविधता को लेकर विद्वानों में एक समस्या उत्पन्न हुई कि आखिर इस काल का नामकरण कैसे किया जाए या किस आधार पर किया जाए। तो जो हिंदी साहित्य का शुरुआती दौर है, शुरुआती कालखंड है या आरंभिक कालखंड है, उसके नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा है और ये विचार किया गया कि किसी भी साहित्यिक कालखंड का निर्धारण, नामकरण किस आधार पर किया जाए। तो नामकरण के कई बिंदु माने जाते हैं, जैसे ग्रंथों की अधिकता, कवियों की अधिकता, काल क्रमानुसार, रस के आधार पर या प्रवृत्ति के आधार पर। यानी ये कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पर किसी कालखंड का नामकरण किया जा सकता है। एक बिंदु है ग्रंथों की अधिकता, यानी उसमें कोई भी व्यक्ति यह देखता है कि किस कालखंड में किस प्रकार के ग्रंथों की अधिकता है और जिस प्रकार के ग्रंथों की अधिकता होगी उसके आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाए। जैसे वीर गाथात्मक ग्रंथों की अधिकता है तो हम वीर गाथा काल कह सकते हैं, श्रृंगार परक ग्रंथों की अधिकता है तो श्रृंगार काल कह सकते हैं। उसी तरह कुछ लोग हैं जो ये भी मानते हैं कि किसी कालखंड में कवियों की अधिकता हो, जिस काल में जिस प्रकार के कवियों की अधिकता हो, कवियों की बहुसंख्या मिलती हो, उसे भी कालखंड का आधार माना जा सकता है। जैसे चारण कवियों की अधिकता है तो हम चारण काल कह सकते हैं। उसी तरह कुछ लोग इसे कालखंड के आधार पर मानते हैं, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को भी जिस प्रकार सामान्य इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न कालखंडों में बांटा जाता है उस रूप में बांट सकते हैं। जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इस तरह के भी विभाजन कर सकते हैं। ब्रिटिश काल का भी विभाजन किया जा सकता है। तो एक माध्यम ये भी है कि हम विभिन्न प्रकार के काल के अनुसार भी किसी साहित्यिक प्रवृत्तियों का विभाजन कर सकते हैं। उसी तरह रस के आधार पर भी विभाजन किया जाता है, जैसे कि श्रृंगार रस की अधिकता होने के कारण श्रृंगार काल, वीर रस की अधिकता के कारण हम वीर काल कहें, अलंकार काल कहें। इस तरह के कई नामकरण भी देखने को मिलते हैं। किसी कला प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे अलंकारों की अधिकता के कारण कुछ लोग किसी कालखंड को अलंकार काल कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी साहित्यिक कालखंड के नामकरण के लिए ग्रंथों की अधिकता, कवियों की अधिकता, कालक्रम या रस या फिर प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया जाता है। इसी तरह आदिकाल के नामकरण में भी ये समस्या हुई कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था उसमें किस प्रकार उसका नामकरण किया जाए। विशेषकर 7वीं शताब्दी के आसपास सरहप्पा मिलने लगते हैं और उनकी रचनाएं मिलने लगती है और फिर उसके बाद उन एक धारा सी नहीं बन पाती है साहित्य की, बीच बीच में छिटपुट रचनाएं मिलती हैं। फिर 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद से कुछ साहित्य मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सब को नामकरण के लिए अलग अलग लोगों ने प्रयास किए हैं। इसमें एक बड़े विद्वान राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है कि राहुल सांकृत्यायन ने जब सारी कवियों की छानबीन की
और अपने इतिहास अध्ययन और संस्कृति बोध के आधार पर उन्होंने ये देखा कि सरहपा प्राचीनतम कवि ठहरते हैं और सरहपा सिद्ध कवि हैं। और उसके बाद की जो धारा आती है उसमें बहुत ज़्यादा सामंतों का वर्चस्व था, या सामंती दरबार में कवि रहता था और अपनी प्रवृत्तियों को प्रकट करता था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सिद्ध सामंत काल नामकरण किया। इसी प्रकार आगे चलकर राम कुमार वर्मा ने आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया। चारण काल देने के पीछे उनकी मानसिकता ये थी कि उस समय का जो बहुत बड़ा साहित्य था वो चारणों के द्वारा रचित किया था। चारण एक खास प्रकार की जाति होती थी और वो वीरता और इससे संबंधित रचनाओं को प्रस्तुत करती थी, और जो लोक में काफ़ी लोकप्रिय था, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। इसलिए इस आधार को बनाकर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के जो आरंभिक जो साहित्य मिलते हैं उनको चारण काल के अंतर्गत संकलित किया। आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जब अपने अध्ययन को विस्तार देते हैं तो वो कहते हैं कि वस्तुतः जो हिंदी साहित्य का शुरुआती कालखंड है उसमें अनेक तरह की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बीज रूप विद्यमान होते हैं और वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। इस रूप में उन्होंने उसका नाम दिया बीज वपन काल, यानी अनेक तरह की प्रवृत्तियाँ, चाहे श्रृंगार की हो, भक्ति की हो, वीरता की हो, ये सब बीज रूप में प्रस्फुटित हो रही थी और इसलिए इस काल का नामकरण उन्होंने बीज वपन काल के रूप में देना उचित समझा। तो इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी बीज वपन काल को महत्वपूर्ण माना। आगे चलकर इसी दौरान रामचंद्र शुक्ल जब इतिहास की बातें करते हैं तो उनकी जो प्रसिद्ध किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उस इतिहास में उन्होंने इस शुरुआती कालखंड को आदिकाल नामकरण दिया और वीर गाथा काल के रूप में माना कि यह आदिकालीन जो अवस्था है इसको हम वीर गाथा काल कहें तो अच्छा रहेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि चूँकि इस काल में सबसे ज़्यादा जो पुस्तकें हैं या सबसे ज़्यादा जो ग्रंथ मिलते हैं वो वीरता संबंधित हैं, वीर गाथात्मक हैं, और इसलिए इस कालखंड को वीर गाथा काल कहना उचित है। तो इसलिए वीर गाथा काल कहने के पीछे रामचंद्र शुक्ल की खास प्रवृत्ति थी, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि वीरता और वीर गाथात्मक ग्रंथों की अधिकता या बहुलता के कारण इस कालखंड को वीर गाथा काल कहना उचित है। सिद्ध और सामंतों की जो रचनाएं मिलती हैं या अन्य धार्मिक छिटपुट रचनाएं बनती हैं उनको उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिस ग्रंथ की बहुलता है उसके आधार पर किसी कालखंड का नामकरण होना चाहिए। तो इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण दिया। एक अन्य इतिहास लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं और उन्होंने इसका नाम आरंभिक काल दिया। उन्होंने सीधे सीधे माना कि हिंदी साहित्य का आरंभ हो रहा है और इसलिए इसको आरंभिक काल कहा जाना चाहिए, तो आरंभिक काल नामकरण दिया। फिर उसके बाद चंद्र शर्मा गुलेरी जैसे विद्वान थे जिन्होंने इतिहास का गहन अध्ययन किया, संस्कृति का गहन अध्ययन किया, और उसमें उन्होंने कहा कि इस काल को अपभ्रंश काल कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि उसमें भाषा संबंधी विशेषताओं को महत्व देते हैं और कहते हैं कि अपभ्रंश का साहित्य की अधिकता होने के कारण इस काल को अपभ्रंश काल कहना उचित है। तो इस प्रकार कई तरह की धाराएं मिलती हैं नामकरण की, और फिर आगे चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वस्तुतः हिंदी साहित्य के शुरुआती काल को आदि काल कहना उचित है, क्योंकि इसमें आदि प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, शुरुआती प्रवृत्तियाँ मिलती हैं जिनका विकास परंपरा में आगे चलकर होता है, और अलग अलग रूप में हम उन्हें कह सकते हैं कि यह आदिकाल साहित्य है जिसकी प्रवृत्तियाँ आगे विकसित होकर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में और विकासमान होती हैं। तो इस रूप में आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और अधिकांश विद्वानों ने इसकी सहमति व्यक्त की है, और इसलिए हमें भी मानना होगा कि आदिकाल नामकरण बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से यदि हम देखें तो इस काल में लगभग 84 सिद्ध मिलते हैं और अनेक सामंत मिलते हैं। इसीलिए
कुछ विद्वानों ने इसका नामकरण सिद्ध सामंत काल दिया, लेकिन सिद्ध और सामंत काल नामकरण यदि हम माने तो इससे हम फिर ये नहीं समझ पाएंगे कि उस समय के जो लोक संस्कृति के रूप थे, जो लोक कवि थे, उनकी रचनाओं को हम कहाँ रखेंगे, क्या हम उन्हें महत्व ना दें। इसलिए यह नाम अधूरा प्रतीत होता है यदि हम केवल 84 सिद्धों के साहित्य को हम महत्व देते हुए हमने सिद्ध सामंत काल कहें। आगे चलकर हम देखें कि यदि हम चारण काल कहते हैं तो चारण काल कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि चारण एक प्रकार की जाति थी जो वीरता से संबंधित थी, वीर भाव से संबंधित थी। उनके वीर गाथात्मक या वीर काव्य अधिकांश मिलते हैं। लेकिन यदि हम केवल चारण काल कहते हैं तो इससे भी हमें अन्य प्रकार की जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ थी उसकी एक प्रकार से उपेक्षा हो जाती है। अतः हमें ध्यान रखना होगा कि हम जब किसी साहित्य का नामकरण करते हैं तो उसमें पूरे प्रवृत्तियों की एक झलक प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति में लोग जो साहित्य है वो लगभग अछूता रह जाएगा यदि हम चारण काल कहते हैं। इसलिए चारण काल कहना भी उचित नहीं है। उसी तरह वीर काव्य या वीर गाथा काव्यों की अधिकता के कारण यदि हम केवल वीर गाथा काल कहते हैं तो इसमें श्रृंगार से संबंधित रचनाएँ या लोक जीवन से संबंधित रचनाएँ, खड़ी बोली की रचनाएँ भी लगभग छूट सी जाती हैं। इसलिए वीर गाथा काल कहना भी उचित नहीं है। इसी प्रकार आगे चलकर यदि बीज वपन कहें तो बीज वपन से एक खास तरह की प्रवृत्ति का बोध नहीं हो पाता या साहित्यिक विशेषताओं का बोध नहीं होता। खेती में या बीज से फूटना यह रूप समझ तो आता है, लेकिन साहित्य के कालखंड के नामकरण के लिए बीज वपन काल कहने पर बात स्पष्ट नहीं हो पाती। इसलिए बीज वपन काल भी उतना उचित प्रतीत नहीं होता। आरंभिक काल कहें तो भी स्पष्ट नहीं होता। इस तरह से किसी भाषा को आधार बनाकर यदि अपभ्रंश काल कहें तो ये भी थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि उस दौर में केवल अपभ्रंश की रचनाएं नहीं थी, बल्कि अपभ्रंश के साथ जब देसी बोली मिल जाती थी तो अवहट की भी रचनाएं होती थी। उस समय खड़ी बोली की भी रचनाएं होती थी। इस तरह से अनेक प्रवृत्तियों का भी योगदान उसमें मिलता है। इसलिए हम केवल बीज वपन काल, आरंभिक काल भी या अपभ्रंश काल नहीं कह सकते। और इस प्रकार समस्त अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि इस काल को आदि काल कहना अधिक उचित होता है, क्योंकि आदि काल कहने से किसी की भी आरंभिक अवस्था का बोध होता है। इसलिए आदि काल ज़्यादातर विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है और इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य से एक साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध होता है। और आदिकाल कहने का तात्पर्य होता है कि जिसमें साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां हैं जो आदिम अवस्था में है, जो आरंभिक अवस्था में है और फिर उनका परंपरा से आगे विकास होता है। साहित्य की प्रवृत्तियां ऐसी नहीं होती कि अचानक प्रस्फुटित हो जाती हैं या किसी के प्रभाव में आकर रातों रात लोकप्रिय हो जाती हैं। इसलिए साहित्यिक परंपरा के अनुरूप साहित्यिक प्रवृत्तियों का विकास होता है और इसलिए आदिकाल कहना अधिक उचित दिखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक दौर था, उस आरंभिक दौर में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती हैं और किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण करना उचित नहीं है। इसलिए हम उसे यदि आदिकाल कहते हैं तो आदिकाल कहने से लगभग समस्त प्रवृत्तियां परोक्ष रूप में या प्रच्छन्न रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं कि आदिकाल में भक्ति की भी एक परंपरा है जो आगे करके भक्ति काल में बनती है। एक श्रृंगार की भी परंपरा थी, अलंकारिक परंपरा भी थी, जो अतिशयोक्ति की परंपरा थी वो आगे चलकर रीति काल में प्रस्फुटित होती है। इसी प्रकार सिद्धों की जो भाषा है वो भी कबीर में आकर उलटबासियों में मिल जाती है। नाथों में जो हठयोग की साधना थी वो भी कबीर में मिल जाती है। कृष्ण भक्ति की जो परंपरा थी विद्यापति आदि कवियों में आदिकाल में, वो आगे चलकर कृष्ण भक्त कवियों में भी आ जाती है। उसी प्रकार अन्य पुष्यदंत या स्वयंभू की कथाओं में जो भक्ति के अंश थे या जो राम कथा के जो संकेत चिन्ह थे वो भी परंपरा आगे चलकर मिल जाती है। हाल के सतसई की जो परंपरा है वो आगे चलकर फिर रीतिकाल में सतसई की परंपरा बन जाती है। इस तरह से वीरता हो, श्रृंगार हो, भक्ति हो,
ये सब के एक तरह से आदिम रूप मिलते हैं जो आगे चलकर इससे साहित्यिक समृद्धि होती है। इसलिए अ, हिंदी साहित्य के आरंभिक दौर को आदिकाल कहना उचित है। अगली बार हम कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे।